Hello, welcome again. Today we'll talk about pharmacokinetics and in the end we'll talk about the dose calculation. So अगर हम बात करें pharmacokinetics के बारे में तो आज हम बात करेंगे बायोअवेलेबिलिटी की, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, क्लियरेंस की और हाफ लाइफ की, और इन द एंड विल टॉक अबाउट द डोज कैलकुलेशन. सो अगर हम बात करें सबसे पहले बायोअवेलेबिलिटी के बारे में. नाउ व्हाट इज़ द बायोअवेलेबिलिटी? सो बायोअवेलेबिलिटी हम कहते हैं हमारे पास ड्रग की वो फ्रैक्शन या ड्रग का वो हिस्सा जो हमारे पास हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर अनचेंज फॉर्म के अंदर पहुंचता है. जो ड्रग हम ऑरली लेते हैं या हम माउथ के ज़रिए जो ड्रग हम ले रहे होते हैं तो वो ड्रग सबसे पहले हमारे पास GIT के अंदर जाती है. GIT के बाद जब वो एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन के बाद वो हमारे पास लीवर में जाती है, तो लीवर के अंदर हमारे पास क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है. और मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, वो ड्रग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है या वो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी कम फ्रैक्शन हमारे पास हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है. तो इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हमारे पास ड्रग जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है या हमारे पास हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर कम पहुंचती है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. यानी हमारे पास जो हमारी GIT के अंदर या हमारे लीवर के अंदर जो ड्रग जो है वो तबाह हो जाती है या चेंज हो जाती है और हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर कम पहुंचती है, इसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट. और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे पास जो ड्रग हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर पहुंचती है, उस ड्रग को हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं और उसको हम F से शो करते हैं. और हम जो ड्रग ऑरली लेते हैं, जो माउथ के ज़रिए लेते हैं, तो वो जब हमारे स्टमक में जाती है तो समहाउ वो तबाह हो जाती है, समहाउ एंजाइम्स के ज़रिए वो डिस्ट्रॉय होती है. जब वो हमारे लीवर में जाती है, उसका बेसिक मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है, तो थोड़ी बहुत वो वहाँ भी चेंज हो जाती है, तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% से डेफिनेटली जो है वो कम होती है. और जो ड्रग हम IV की फॉर्म में लेते हैं उसकी हमारे पास 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे पास हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जारी होती है. और बायोअवेलेबिलिटी को मेजर करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है अगर हमारे पास ऑरली और जो हमने IV के ज़रिए ड्रग ली है, अगर वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो सेम है, तो उसको हम इस फार्मूले के ज़रिए मेजर कर सकते हैं. बायोअवेलेबिलिटी बराबर है एरिया अंडर कर्व ऑफ द ऑरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग एंड एरिया अंडर कर्व ऑफ द ड्रग गिवन बाय IV मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको मैंने यहाँ शो किया हुआ है. ये वाला जो हमारे पास रेड वाला जो कर्व है, ये हमें दिखा रहा है द बायोअवेलेबिलिटी और द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग गिवन बाय IV. एंड हमारे पास जो ये ब्लू वाला एरिया है, हमारे पास ये शो कर रहा है वो ड्रग जो हमने ऑरली दी है. सो ब्लू एरिया को डिवाइड अगर हम कर लें, यानी वो ड्रग जो हमने ऑरली ली है उसको डिवाइड कर लें, उसके एरिया को अगर हम डिवाइड करें उस एरिया से जो ड्रग हमने थ्रू IV दी है और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगी, हमें बायोअवेलेबिलिटी मिल जाएगी उस ड्रग की. बट ये फार्मूला हमारे पास उस ड्रग के लिए है जो ड्रग जिसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास ऑरल फॉर्म में और IV फॉर्म में जो है वो सेम है, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, राइट. अब हम आगे चलते हैं. अब हमारे पास ये सवाल दिया गया है, सवाल को हम करते हैं. ही इज़ आस्किंग दैट व्हाट डज अ लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंडिकेट्स, अ लो और हाई बायोअवेलेबिलिटी. हमारे पास आपको पता होगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे पास ड्रग बेसिकली चेंज हो जाती है और वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर कम पहुंचती है. तो अगर हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसी ड्रग का कम है, इसका मतलब है वो लीवर के अंदर वो कम चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर ज़्यादा जाएगी, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो हाई होगी उस ड्रग के मुकाबले में जिस ड्रग का हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, तो लीवर में ज़्यादा चेंज होगी और वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हमारे पास कम पहुँचेगी. तो लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो हमारी ड्रग है वो उसकी हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी क्या है, वो हाई है और वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर हाई पहुंच रही है, अनचेंज ज़्यादा पहुंच रही है, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. अब हम व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं हमारे पास ड्रग की वो अमाउंट या ड्रग की वो फ्रैक्शन जो हमारे पास हमारे टिश्यूज़ में पहुंच रही है इन रिलेटिव टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, राइट. यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन के मुकाबले में
कितनी ड्रग जो है वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको मेजर करते हैं हम इस फार्मूला से, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बराबर है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी यानी इन द टिश्यूज़ डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसनट्रेशन। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा, वेदर इट इज़ प्लाज्मा बाउंड और इट्स टिश्यू बाउंड, और इट डिपेंड्स ऑन solubility, and it also depend upon the size of the drug यानी ड्रग की साइज़ कितनी बड़ी है, राइट। अब इन फैक्टर्स की हम बात करते हैं। अगर हमारे पास वो ड्रग जो ड्रग हमारे पास प्लाज्मा के अंदर हाई है, इसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन हाई है, तो जाहिर सी बात है वो प्लाज्मा के अंदर ही रहेगी, वो हमारे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा। इसको फर्दर हम यहाँ बात करते हैं। वो ड्रग हमारे पास जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम है, तो वो उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा बाउंड करेंगी। अगर जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा बाउंड करेगी तो उसका मतलब है, जाहिर सी बात है, वो प्लाज्मा के अंदर ही स्टे करेगी, वो हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाएगी, तो उसका डेफिनेट बात है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। अगर कोई ड्रग जो है वो नॉन लिपोफिलिक है, यानी वो लिपिड बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही, जाहिर सी बात है वो हमारे सेल को क्रॉस नहीं करेगी, तो हमारे टिश्यूज़ में नहीं जाएगी, तब भी जो है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा, वो हमारे पास हमारी प्लाज्मा के अंदर ही स्टे करेगी। अगर हमारे पास कोई ड्रग जो है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर ही स्टे करेगी, वो हमारे पास हमारे टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाएगी, तब भी उसका हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो हमारे पास ज़्यादा, वो हमारे पास क्या होगा, कम होगा, राइट। अगर किसी ड्रग में ये प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होगा, वो कम होगा, राइट। अगर हम बात करें ऐसी ड्रग की जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर हमारे पास ड्रग जो है वो प्रोटीन बाउंड है, यानी टिश्यू प्रोटीन बाउंड है, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे टिश्यूज़ में जाएगी, तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास ड्रग जो है वो लिपोफिलिक है, यानी वो लिपिड बैरियर को क्रॉस कर रही है, तब भी जो है वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर वो ज़्यादा जाएगी और उसका वीडी जो है वो ज़्यादा होगा, राइट। अगर हमारे पास कोई ड्रग जिसका वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो वो ईज़िली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और वो टिश्यूज़ में ईज़िली जाएगी, तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, राइट। सो अगर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वीडी जो है वो ज़्यादा होगा, राइट। अब हमारे पास ये सवाल दिया गया है, इस आस्किंग दैट व्हाट डज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट। अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो ये ड्रग की किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है, वेदर कि वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगी या वो टिश्यू प्रोटीन बाउंड होगी। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो हमारे पास वो ड्रग जो टिश्यू प्रोटीन बाउंड है, तो वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा होगा, वो टिश्यूज़ में ज़्यादा जाएगी, राइट। और अगर कोई ड्रग हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, तो वो प्लाज्मा के अंदर ही स्टे करेगी और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास कम होगा, राइट। सो ये बात होगी। लेट्स मूव ऑन, नाउ विल टॉक अबाउट ड्रग क्लियरेंस, यानी हमारे पास क्लियरेंस क्या होती है। अगर हम बात करें क्लियरेंस के बारे में, तो क्लियरेंस हम कहते हैं हमारी प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्लियर हुआ है, यानी थ्रू किडनी या थ्रू हमारे पास लीवर कितनी ड्रग जो है वो एलिमिनेट हुई है पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस को हम मेजर करते हैं इस फार्मूला से, ये फार्मूला अगर आपको मैं दिखाऊं तो यानी हमारे पास कितनी ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही है पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग। और हमारे पास क्लियरेंस जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है, यानी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है कार्डिक या हेपेटिक डिजीज़ का या रीनल फंक्शन का। हम जानते हैं कि हमारे पास जो ड्रग की बेसिक एलिमिनेशन होती है या तो वो 90% लीवर से होती है या समहाउ वो किडनी के ज़रिए भी होती है, यानी लीवर और किडनी हमारे पास जो है वो मिल के ड्रग को क्लियर कर रहे होते हैं। सो अगर हमारे पास रीनल फंक्शन इम्पेयर है, यानी कोई ड्रग जो है वो बाय रीनल रूट क्लियर हो रही है, अगर वो हमारे पास इम्पेयर है तो वो ड्रग हम पेशेंट को नहीं देंगे, अगर हम देंगे तो वो ड्रग अक्यूमुलेट कर जाएगी। सेम हियर, अगर हमारा कार्डिक फंक्शन इम्पेयर हो रहा है तो हमारे पास ब्लड का फ्लो जो है वो किडनी को कम जाएगा या वो लीवर को कम जाएगा, तो तब भी वो ड्रग हमारे पास क्या है, अक्यूमुलेट कर जाएगी। सेम हेयर, अगर हमारे पास वो ड्रग जो है वो लीवर से एलिमिनेट हो रही है या लीवर उसको क्लियर कर रहा है, फॉर एग्जांपल थ्रू द बाइल और थ्रू एनी अदर रूट, अगर वो कंजुगेशन के जरिए लीवर क्लियर कर रहा है तो लीवर फेलियर के अंदर हम उस ड्रग को नहीं देंगे, अगर हम देंगे तो वो हमारे पास ड्रग क्या करेगी, अक्यूमुलेट कर जाएगी, राइट। लेट्स मूव ऑन। उसके बाद हम बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में, जिसको हमने T1/2 से शो किया हुआ है। तो अगर हम बात करें हाफ लाइफ के बारे में, तो हाफ लाइफ हम कहते हैं कि अमाउंट रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी
टू हाफ ऑफ इट्स ऑरिजिनल कंसनट्रेशन, यानी हमारे पास जो ड्रग हमने ली थी उसकी कंसनट्रेशन की हाफ पर पहुंचने में कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये फार्मूला होता है क्लियरेंस का, हाफ लाइफ का ये फार्मूला, सॉरी क्लियरेंस का नहीं, हाफ लाइफ का ये फार्मूला होता है। T1/2 बराबर होता है 0.693 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। यानी अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन की, तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में हमारे पास क्या होता है, 4 से 5 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड होती हैं स्टेडी स्टेट को अचीव करने में। अब हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होती है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हम कहते हैं जितनी ड्रग का रेट हमने दिया है, यानी जितनी ड्रग हम दे रहे हैं वो बराबर हो जाए रेट ऑफ एलिमिनेशन में, यानी जितनी ड्रग हम जितना हमारे पास ड्रग की जो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन का रेट है उतना ही हमारे पास जो है वो ड्रग की एलिमिनेशन का रेट अगर बराबर हो जाए तो इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। और इसको अचीव करने में 4 से 5 हाफ लाइफ लगती हैं अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन हो। राइट, लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास ये सवाल दिया गया है कि हाउ मच ड्रग एक्स इज़ अवेलेबल आफ्टर 16 आवर्स। अगर हमारे पास 100 mg जो है वो ड्रग एक्स हमने एडमिनिस्ट्रेट की है, तो हमारे पास हाफ लाइफ जो है वो उस ड्रग की क्या होगी, 4। अगर उस ड्रग की हाफ लाइफ जो है 4 आवर है, तो 16 आवर्स के बाद उसका अमाउंट हमारे पास कितना अवेलेबल होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। 4 आवर्स में हमारे पास क्या है, वो 50 mg है, तो 8 आवर्स में क्या होगी, वो हाफ हो जाएगी, यानी 25 mg हो जाएगी। 12 आवर्स में हमारे पास क्या होगी, वो 12.5 mg हो जाएगी। और 16 आवर्स में हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 6.25 mg हो जाएगी। तो इसको आप बाय लॉजिक आराम से सॉल्व कर सकते हो। यानी हमारे पास अगर हमने 100 mg दी है उसको, तो 1 हाफ लाइफ के बाद वो 50 mg हुई है। हाँ, 1 हाफ लाइफ के बाद क्या हुई है, वो 50 mg हुई है। और वो 4 हाफ लाइफ के बाद क्या हो गई है, वो 6.25 mg पे पहुँच गई है। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम थोड़ी बहुत बात करते हैं डोज कैलकुलेशन के बारे में। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डोज कैलकुलेशन, सो डोज कैलकुलेशन के अंदर आपको 2 डोज के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है लोडिंग डोज, दूसरा हमारे पास होता है मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज हम कहते हैं इनिशियल डोज जो हम क्विकली टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए देते हैं, हमारे पास उसको कहते हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी जिन फैक्टर्स के ऊपर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है उन फैक्टर्स के ऊपर ही हमारे पास हमारा जो है वो लोडिंग डोज जो है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होगा। उसके अलावा हमारे पास होता है मेंटेनेंस डोज। अगर हमने पेशेंट को बहुत दिन जो है वो उसकी हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे पास जो हम डोज देते हैं वो हमारे पास मेंटेनेंस डोज होता है। यानी हमारे पास जो डोज हमारे पास रिक्वायर्ड होता है हमारे पास कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस डोज। और हमारे पास मेंटेनेंस डोज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, रीनल और लीवर के डिजीज़ के ऊपर, क्योंकि हमारे पास मेंटेनेंस डोज डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लियरेंस के ऊपर। राइट, मेंटेनेंस डोज हमारे पास क्लियरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे पास जो लोडिंग डोज होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। राइट, अगर हमारे पास किसी पेशेंट को रीनल डिजीज़ है या लीवर डिजीज़ है, तो उसका हम लोडिंग डोज चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसका मेंटेनेंस डोज हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लियरेंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसकी क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे ये फार्मूला भी दिया हुआ है लोडिंग डोज का। लोडिंग डोज इस तरह मेजर करते हैं, लोडिंग डोज हमारे पास बराबर होता है हमारे पास कंसंट्रेशन टारगेट कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द बायोअवेलेबिलिटी। राइट, और मेंटेनेंस डोज हमारे पास क्या है, वो बराबर होता है किसके, मेंटेनेंस डोज बराबर होता है हमारे पास प्लाज्मा में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, जो टारगेट कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाय द क्लियरेंस मल्टीप्लाइड बाय द टाउ। टाउ हम कहते हैं डोज इंटरवल, यानी कितने वक्त के बाद हम डोज दे रहे हैं। अगर तो वो कंटिन्यूसली हम दे रहे हैं तो ये 1 के बराबर होता है। इसको हम फिर डिवाइड करेंगे बायोअवेलेबिलिटी से। ये हमारे पास फार्मूला है डोज को मेजर करने का। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, इस सवाल को मैंने आप ये सवाल यहाँ देख सकते हैं, और इस सवाल को मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। तो इस सवाल को आप, अगर हम सवाल की बात करें तो ये हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक ड्रग है, उसकी क्लियरेंस ये इसने दी हुई है 50 लीटर पर आवर है, उस ड्रग को हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं, यानी इस ड्रग को अगर हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं तो उसका टाउ जो है वो क्या होगा, हमारे पास वो 1 के बराबर होगा, और इस रेट के ऊपर हम दे रहे हैं 200 mg पर आवर दे रहे हैं टू मेंटेन द टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। राइट, तो हमने क्या मेजर करना है, यहाँ पे हमने बताना है कि मेंटेनेंस डोज को नहीं बताना, हमने यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो मेजर करनी है। तो ये फार्मूला लगा के आप इसको मेजर कर सकते हो। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पे मैंने मेजर किया हुआ है और ये आंसर इसका आया है, तो आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच।